हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर में। स्टूडेंट्स, हम इस एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ हैं, तो 6 से लेकर 12 तक की जो भी एनसीईआरटीज़ हैं उनको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट भी हैं हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से। उन्हीं सब एनसीईआरटीज़ को यहाँ पे कवर किया जा रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज़ के अंदर में आज जो 6th क्लास की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी थी, उसी का जो चैप्टर 5 है उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम बात करें हमारे चैप्टर्स की, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो चैप्टर 1 है उसके अंदर हमने सोलार सिस्टम को रीड किया। चैप्टर 1 के अंदर हमने सोलार सिस्टम को रीड किया था कि कैसे इनर प्लैनेट्स होते हैं, आउटर प्लैनेट्स होते हैं, उन सब के बारे में हमने देखा। चैप्टर 2 में हमने देखा कि अर्थ के अंदर जो इमेजिनरी लाइंस हैं, जिसमें इंटरनेशनल डेट लाइन है, ग्रीनविच मीन टाइम है जो टाइम पीरियड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें 82.5 है, उसके बारे में हमने देखा वो कहाँ से पास होती हैं, किस तरीके से पास होती हैं। 1 डिग्री इक्वल टू द 4 मिनट, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था कि किस तरीके से एक जो अर्थ जो कंप्लीट राउंड लगाती है उसको कितना टाइम लगता है, किस तरीके से टाइम कैलकुलेट किया गया है। तो इन सब के टॉपिक्स के बारे में हमने देखा। फिर हम बात करें कि जो 3rd चैप्टर है उसमें हमने देखा कि अर्थ जो है वो सोलार सिस्टम में जो पाथ है, अर्थ का जो रास्ता है जिसके थ्रू ये राउंड लगाती है, तो उसके बारे में हमने देखा कि इक्विनॉक्स कहाँ पे होगा। यहाँ पे समर सोल्स्टाइल, विंटर सोल्स्टाइल के बारे में हमने यहाँ पे देखा। दिन और रात किस तरीके से चेंज होते हैं, जो सीजन्स है उनके अंदर वेरिएशन किस तरीके से आता है। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उनको अभी तक हमने कवर किया है। 4th चैप्टर की अगर हम बात करें तो 4th चैप्टर के अंदर मैप से रिलेटेड बात बताई गई है कि मैप किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर मैप की करें तो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मैप के अंदर ये है कि आप उसको कैरी कर सकते हो कहीं भी। अगर ग्लोब है और मैप है, उनके बीच में कंपैरिजन है, तो मैप को तो आप कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हो। मैप आपके लिए इजीली काफ़ी फीजिबल है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा सकते हो। तो इसी वजह से 4th चैप्टर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थे उसके अंदर में। आज हम 5th चैप्टर को रीड कर रहे हैं, जिसमें जो अर्थ सिस्टम है, अर्थ जो है हमारी जो पृथ्वी है, उसके मेजर डोमेन्स क्या क्या हैं। इसमें हम देखेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, इसमें हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में देखेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे, और इन तीनों का जो संगम होता है बायोस्फीयर, उसके बारे में देखेंगे, जो सर्वाइवल ह्यूमन लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, जिसके ऊपर हम रहते हैं, वो उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो ज़मीन का वो सॉलिड पोर्शन जहाँ पे हम रहते हैं उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। अब हमारे तरफ जो हम रहते हैं, सांस भी लेते हैं तो एक वायु का जो चारों तरफ हमारे एक जो सर्किल है, जो सराउंड किया हुआ है, गैसियस लेयर है, उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर है तो ऐसा तो नहीं है कि चारों तरफ ऑक्सीजन ही होगा, तो इसमें जो तरह तरह की गैसें मिलते हैं, जिसमें हम बात करें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत तरीके की गैसें हैं। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग एंड ह्यूमन बेस जो पोल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, तो बहुत सारी गैसेज हैं जिनका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम हो सकता है, बट जो गैसेज का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है कि हमारी तरफ जो वायु का जो गुब्बारा है, चारों तरफ जो घिरा हुआ है, हमारे जो एक लेयर है, उसी को बोला जाता है एटमॉस्फेयर। अब हम बात करें कि जो अर्थ का जो सरफेस है, इसमें जो 70% 71% जो बताया जाता है कि पानी है। तो पानी जो अर्थ को, इसी वजह से अर्थ को पानी ज़्यादा होने की वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। जब बाहर से अर्थ का जब भी फ़ोटो लिया जाता है, सोलार सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पे हमारे अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स ये सब जब लॉन्च की जाती हैं और उनके द्वारा अर्थ की जब फ़ोटो आती है, तो उसमें शो किया जाता है कि अर्थ जो कम्प्लीटली है बाहर साइड से सिर्फ ब्लू दिखाई देता है। ब्लू दिखाई देता है, डैट मीन्स कि इसको ब्लू प्लैनेट के रूप से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि अर्थ के जो चारों तरफ जो पानी को घिरा हुआ है, इसको बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर में जो पानी है, पानी ऐसे नहीं है कि सिर्फ पानी के फॉर्मेट में ही रहेगा।
पानी तो नदी के अंदर भी हो सकता है, पानी तो ओशियन के अंदर भी हो सकता है, पानी तो आइस के रूप में भी हो सकता है, जो सॉलिड है उसका जो सॉलिड फॉर्म है पानी का। और इसके अलावा बात करें कि वाटर वेपर के रूप में जो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा पानी होता है वो हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हैं। अब अगर हम बात करें वाटर वेपर की, तो स्टूडेंट्स वाटर वेपर इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। वाटर वेपर क्यों इम्पोर्टेंट है? वाटर वेपर तो ऐसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, एनर्जी के मेंटेन के लिए भी, जो हमारी जो हम बात करें कि जो हीट बजट है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सब बातों के बारे में हम जब हायर लेवल पे जब एनसीईआरटीज़ को रीड करेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा कि वाटर वेपर किस वजह से इम्पोर्टेंट है, कि जो सोलार से जो रेडिएशंस आती हैं उनको किस तरीके से कैप्चर कर लिया जाता है। जो हमारे अगर हम बात करें कि जो सोलार से जो रेडिएशन आती है अगर उनको कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर दिया जाए यहाँ से हमारे अर्थ से, तो अर्थ के ऊपर में कम्प्लीटली जो उपजाऊ ज़मीन नहीं होगी यहाँ पे। इसलिए जो वाटर वेपर ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके द्वारा उन जो सोलार की जो रेज आती हैं उसकी एनर्जी को यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है, और वो एटमॉस्फेयर में हमारा जो क्लाइमेट है, जो हमारा टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर वेपर। तो स्टूडेंट्स इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको रीड करना चाहिए इसके बारे में, कि वाटर वेपर जब हम हायर स्टैंडर्ड्स की बुक्स पढ़ेंगे जब भी आपको इसके बारे में रीड करने को मिलेगा। या हमने देखा लिथोस्फीयर के बारे में देखा, एटमॉस्फेयर के बारे में देखा, हाइड्रोस्फीयर के बारे में देखा, और उसमें हम देख रहे हैं वाटर वेपर का जो इम्पोर्टेंट रोल। स्टूडेंट्स जो ये तीनों लेयर्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इन तीनों लेयर का जो संगम होता है, ऐसा संगम जिसके अंदर जो ह्यूमन की जो लाइफ है उसका सर्वाइवल के लिए बेस्ट एक इन्वायरमेंट, एक क्लाइमेट जो शो करे कि यहाँ पे जो रहना है, यहाँ पे जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाए, यहाँ डेवलपमेंट होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाए। ऐसे इस नैरो जोन को बोलते हैं बायोस्फीयर। ऐसे इस नैरो जोन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है लैंड, वाटर और सी का, जहाँ पे तीनों फॉर्म ऑफ लाइफ हैं जो टुगेदर यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ये तीनों जो लेयर्स हैं इनका एग्जिस्टेंस होता है, इनका कन्वर्जेंस होता है, और लाइफ के सर्वाइवल के लिए ये जो बायोस्फीयर जोन है, जो फंक्शनल जो लाइफ का जो फंक्शनल यूनिट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो ये सब यहाँ पे हमने देखा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि लिथोस्फीयर की बात करें। लिथोस्फीयर क्या होता है? जिस ऐसी ज़मीन का टुकड़ा जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। अब अर्थ के जो सॉलिड पोर्शन है उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। अब सॉलिड पोर्शन है तो सॉलिड पोर्शन के अंदर रॉक्स भी होंगी, सॉलिड पोर्शन के अंदर मिट्टी भी होगी। अर्थ के क्रस्ट के डिफरेंट लेयर की जो सॉइल मिलती है वो सभी जो एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं, जो सस्टेनेबल ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब को यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है लिथोस्फीयर के पार्ट के रूप में, कि लिथोस्फीयर का ये सब लिथोस्फीयर के पार्ट हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने देखा कि लिथोस्फीयर के क्या क्या पार्ट हैं। हमने देखा कि अर्थ के जो क्रस्ट में जो भी रॉक मिलती हैं, जो लेयर हैं यहाँ पे सॉइल की, इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो सस्टेनेबल क्या हैं, सस्टेन ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब यहाँ लिथोस्फीयर के पार्ट हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो अर्थ का जो सरफेस है इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, ज़मीन का हिस्सा और समुद्र का हिस्सा। तो इसके अंदर जो लार्ज लैंड मास है, जो कॉन्टिनेंट का जहाँ पे वाटर बॉडी होती हैं उसको तो बोला जाता है ओशन बेसिन। जो कॉन्टिनेंट का एरिया है उसको कॉन्टिनेंट बेसिन बोला जाता है स्टूडेंट्स। लेवल ऑफ जो सी वाटर है वो सेम है एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ लैंड जो है कि ज़मीन समुद्र से कितनी ऊंचाई पे है, समुद्र तल से जो उसका ऊंचाई कितना है, जो समुद्र के पास जो ज़मीन है, जो पानी है, जैसे सपोज कीजिए पानी का हिस्सा है और ये ज़मीन है, यहाँ पे ये ज़मीन है, जो ये पानी का हिस्सा है, तो यहाँ पे जो पानी ज़मीन होगी इसको बोला जाएगा मीन सी लेवल के बराबर। अब देखिए कि यहाँ से ऊंचाई जाने के बाद यहाँ पहाड़ आ जाता है, यहाँ पे कोई टाउन बना हुआ है, तो इसकी जो समुद्र से ऊंचाई कितनी है, एलिवेशन कितना है, तो यहाँ से वो जीरो कैलकुलेट होता है स्टूडेंट्स। तो ये सब यहाँ पे बताया गया है कि जो समुद्र की जो बेसिक बात करें कि समुद्र की जो लेवल है वो सेम है एवरीवेयर थ्रू आउट द ये अर्थ, कम्प्लीटली अर्थ के अंदर में। यहाँ से जो ऊंचाई होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है समुद्र के लेवल से।
स्टूडेंट्स ये सब हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एशिया जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड भी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं मिलेगी आपको, जिसमें इंडिया भी है हमारा, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं। और ये पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा मिलती है तो ये शो करता है कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका कम्प्लीटली पॉपुलेशन के द्वारा यूज कर लिया जाता है। इसके अलावा अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, नॉर्दर्न अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, आर्कटिक है, अंटार्कटिका है। आर्कटिक तो आर्कटिक ओशियन के अंदर आएगा। आर्कटिक काउंसिल भी आती है, एक आर्कटिक सर्किल भी आती है जो यूरोप के थ्रू पास करती है। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो समुद्र से जो ऊंचाई की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऊंचाई है समुद्र से वो है एक पीक है, एक पीक है। पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर है। फ्रेंड्स आपको जान के एक अचंभा होगा कि ये जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, ये जो हाइट है ये चेंज हो रही है कंटिन्यू। अभी कुछ साल पहले भी, 1 साल पहले ये न्यूज़ के अंदर था कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो फिर से चेंज हुई है। हर साल 5 सेंटीमीटर के आसपास जो इसकी हाइट है वो चेंज हो जाती है हर साल। अब ये इसके बिहाइंड में काफ़ी रीजन्स है कि ये क्यों हो रही है। इसके बारे में जब हम करंट अफेयर या ज्योग्राफी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हायर लेवल पे जब रीड करेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो हाइट है वो क्यों चेंज हो रही है। अगर हम बात करें इसके डेप्थ की, कि सबसे जो डेप्थ कौन सा हिस्सा है, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स अर्थ के ऊपर में मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच सबसे गहरा गड्ढा, अगर बोलें सबसे गहरा गड्ढा है अर्थ के ऊपर में। स्टूडेंट्स आपके लिए एक होमवर्क है यहाँ पे। आप जैसे हम बात करें कि हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, हम K2 की बात करते हैं, हम कंचनजंगा की बात करते हैं, तो माउंटेन्स के बारे में तो हमें पता होता है। माउंटेन्स की हाइट ये 3rd नंबर पे है, ये 2nd नंबर पे है, ये 4th नंबर पे है। इस तरीके से वैसे आपको हर कॉन्टिनेंट के थ्रू भी जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि हर कॉन्टिनेंट के अंदर में कौन कौन सी जो माउंटेन है वो हाईएस्ट पीक हैं। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स यहाँ होमवर्क आपके लिए ये है कि आप मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट जो प्लेस है, सबसे डीपेस्ट है, ये 11,000 कुछ मीटर का यहाँ पे मरियाना ट्रेंच है जो रिकॉर्ड किया गया है। 2nd नंबर पे कौन सा है और 3rd नंबर पे कौन सा है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की, कि कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं। सो सबसे जो लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक जानकारी होगी कि जो पॉपुलेशन में जो कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वो कंट्रीज़ की यहीं पे ही ज़्यादा जो कंट्रीज़ यहीं लोकेटेड हैं एशिया के अंदर में। अगर हम बात करें कि चाइना, 2nd नंबर पे अगर हम बात करें जो इंडिया है, जल्द ही चाइना को हम पीछे छोड़ देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो ऐसे जो 3 कंट्री हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। एशिया कॉन्टिनेंट सबसे लार्जेस्ट है, ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा है इसके पास में, और एक कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री है, 23.5 जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो यहाँ से पास होती है। फ्रेंड्स आपको तो जानकारी होगी कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे इंडियन स्टेट्स से भी पास होती है, इंडिया के अंदर भी पास होती है। इंडिया में जो स्टेट्स हैं जहाँ से पास होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस तरीके से और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ से ये पास होती है। एशिया की बात करें, एशिया जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, बट ये जो यूरोप है उससे ये सेपरेटेड है। एक माउंटेन रीजन है यूराल माउंटेन रीजन। यूराल माउंटेन रीजन वो रीजन है जिनसे ये सेपरेटेड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना आप, यूराल माउंटेन यहाँ पे हैं। यूराल माउंटेन्स जो एशिया और यूरोप को यहाँ सेपरेट करती हैं। तो यूराल माउंटेन्स हैं जिनके द्वारा जो एशिया है वो सेपरेटेड है यूरोप से। अब बात करें यूरोप, जो आर्कटिक सर्किल है जो इसके थ्रू पास होती है, आर्कटिक सर्किल इसके थ्रू पास होती है। यूरोप स्मॉलर है एशिया से
और ये वाटर बॉडीज़ के थ्रू चारों तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से स्टूडेंट। एक तरफ से एशिया है, 3 तरफ से आप देखिए, ऊपर आर्कटिक ओशियन है, इस तरह के अटलांटिक ओशियन है, मेडिटेरियन सी है, यहाँ भी ये छोटे छोटे सी हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैस्पियन सी कहाँ है, चारों तरफ कौन कौन से कंट्री हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लैक सी कहाँ है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से वहाँ पे एजियन सी भी है, वहाँ पे कौन कौन से जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं आसपास में उनके लोकेटेड। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक ओशियन को दूसरे ओशियन से, एक पानी वाटर बॉडी को दूसरे वाटर बॉडी से जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो लिटिल स्ट्रिप होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो कौन सी स्ट्रेट है जो यहाँ से पास होती है। तो यूरोप के बारे में हमने देखा, अब देखते हैं हम अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद में। जो इक्वेटर है, इक्वेटर कौन सी होती है स्टूडेंट, 0 डिग्री जो होती है, जहाँ पे जो सनरेज है वो सबसे ज़्यादा जो हीट मिलती है उनको। तो इक्वेटर का जो एरिया है, जहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी मिलेगा आपको। इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वेटोरियल क्लाइमेट वो होता है जहाँ पे रोज़ बारिश होती है। रोज़ बारिश होने के साथ साथ वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो टेम्परेचर है उसके अंदर वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें कि हमारे अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो जाता है इंडिया के अंदर में। अगर हम बात करें कि हमारे जब गर्मियों के अंदर टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तो वेरिएशन देखिए आप, वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के अंदर में। बट अब जब वेट इक्वेटोरियल, जो इक्वेटर के आसपास के जो एरिया हैं, इक्वेटर जो 0 डिग्री जहाँ से पास होती है, वहाँ जो एरियाज़ हैं उनके आसपास ऐसा वेदर होता है, ऐसा क्लाइमेट होता है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसके अंदर वेरिएशन बहुत कम मिलेगा और रोज़ बारिश वहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो अफ्रीका है जहाँ से 0 डिग्री पास होता है। स्टूडेंट्स, आपको एक जानकारी और होगी कि जहाँ से 0 डिग्री पास होती है, यहाँ डेली बारिश होने की वजह से वहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाता है। और ह्यूमिड क्लाइमेट कोई भी नॉर्मल पर्सन के सर्वाइवल के लिए बेस्ट नहीं होता है। इसी वजह से आपको एक जानकारी होगी कि वहाँ पे जो डिजीज़ हैं, बहुत सारी डिजीज़ हम बात करें, ईबोला है या और भी बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, उन डिजीज़ का जो आउटब्रेक है वो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वहीं से आपको देखने को मिलेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि इक्वेटर जहाँ से पास होती है, इक्वेटर के आसपास के एरिया में बारिश तो बहुत होती है, बट वहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं होती, वो इतनी फर्टाइल नहीं होती है। इसकी वजह से भी एक रीज़न है कि अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर पास होती है, वहाँ से वो मिट्टी उपजाऊ नहीं है, उतनी पैदावार हो नहीं पाती है, उतनी वहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन हो नहीं पाता है। और पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है पॉपुलेशन की सर्वाइवल के लिए। इस वजह से आप देखिए कि यहाँ बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है, कम्प्लीटली कंटिन्यू वॉर के स्टेट में एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया गया। वहाँ पे बेसिकली स्टेबल गवर्नमेंट्स बहुत कम हैं अफ्रीका के अंदर में। तो स्टूडेंट, दूसरी इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो जोग्राफिकल इम्पोर्टेंट बात ये है कि सहारा जो डेजर्ट है, जो सबसे हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड का, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ही लोकेटेड है। और अफ्रीका तो चारों तरफ ये जो ओशियन है इनसे घिरा हुआ है। अब बात करते हैं नदर्न अमेरिका की। नदर्न अमेरिका के अंदर बेसिकली सदर्न अमेरिका से कनेक्टेड है और ये जो लैंड की एक लिटिल बिट एक स्ट्रिप होती है उसके थ्रू ये कनेक्टेड है। पनामा के थ्रू, पनामा पेपर्स भी आए थे, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था पनामा। तो ये यहाँ पे जो नॉर्दर्न अमेरिका है वो कनेक्टेड है। अब हम बात करें सदर्न अमेरिका की। सदर्न अमेरिका के अंदर एक माउंटेन रेंज मिलती हैं। कौन सी माउंटेन रेंज है, एंडीज़ नाम की एक माउंटेन रेंज यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ओशियन और सी चारों तरफ हैं। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका सदर्न हेमिस्फीयर में है, काफ़ी लंबा बड़ा कॉन्टिनेंट है, ह्यूज कॉन्टिनेंट है, सदर्न पोल के अंदर है। यहाँ पे इंडिया के कुछ रिसर्च स्टेशंस भी हैं स्टूडेंट्स, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री। अगर हम बात करें हमारे आर्कटिक रीजन में जो हमारा रिसर्च स्टेशन है उसका नाम है हिमाद्री। जैसे हिमाचल हमारे नदन में है, उसी तरीके से जो आर्कटिक है वो भी नदन एरिया में है, बिल्कुल नॉर्थ में है इस ग्लोब के, इस संसार के, इस अर्थ के। तो वहाँ पे हिमाद्री नाम का इंडिया का वहाँ पे
जो रिसर्च स्टेशन है वो है, और हमारे जो अंटार्कटिका जो रीजन है वहाँ पे हैं जो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि पानी का जो दो हिस्से होते हैं उनको जो कनेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेट। यहाँ पे जो ज़मीन को जो कनेक्ट करती हैं एक नैरो स्ट्रिप है, जैसे पनामा जो इस्टमुस जो इसको बोला जाता है। यहाँ पे जो TH है वो साइलेंट होता है, तो ये सब इनको बोला जाता है। इसके अलावा जो एक स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो क्रॉस करती है उसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक स्ट्रेट। इसको इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। यहाँ पे एक बार एक CDS में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब भी कोई जो शिप है वो यहाँ से आ रही है, अगर उसको यहाँ से जो तमिलनाडु से अगर उसको यहाँ जाना है केरला की तरफ, तो उसको यहाँ श्रीलंका के चारों तरफ से घूम के क्यों जाना होता है। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो चेन ऑफ आइलैंड्स है स्मॉल स्मॉल, उसकी वजह से जो कम्प्लीटली शिप के जाने के लिए जगह नहीं है, उस वजह से जो शिप है उसको घूम के आना पड़ता है। स्टूडेंट्स ये सब हमने अटलांटिक ओशन के कोस्ट लाइन्स के बारे में देखा था। डबलिन ये वाटर के लिए यहाँ पे एक बार इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये सब है। इसके अलावा अगर हम बात देखें कि हमारे हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात देखें, तो हाइड्रोस्फीयर के बारे में हमको पता है कि जो अर्थ है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे 71% अर्थ पानी से घिरा हुआ है, 29% यहाँ पे ज़मीन है। जिसमें हम बात करें कि जो 97% है, जो 71% जो पानी है ना, उसका अगर हम बात करें कंप्लीट पानी का, जो 97% जो पानी है वो यहाँ पे ओशियंस के अंदर मिलता है, और वो बहुत सोल्टी होता है, ह्यूमन के कंजप्शन के लिए नहीं यूज होता है, टू सोल्टी फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो स्टूडेंट्स हमने लिथोस्फीयर देखा, हमने यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर देखा, बायोस्फीयर जो बेसिक डोमेन है उसके बारे में हमने देखा कि जो ज़मीन और इन तीनों का जो है लैंड वाटर एंड एयर का जो कन्वर्जेंस जोन है, उस जोन के अंदर जो लाइफ है यूनिक है, प्लांट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सभी प्लानेट्स के अंदर में, सभी जो ग्रह हैं उनके अंदर में सबसे यूनिक ये जगह है। इसके अलावा बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर की ये बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहले बात करें स्टूडेंट ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर हमारी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे जो मैक्सिमम जो लाइफ की जो डाइवर्सिटी है, जो लाइफ है वो एग्जिस्टेंस में आपको दिखेगी। फिर उससे ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक लेयर भी होती है स्टूडेंट्स, ये लेयर हमको प्रोटेक्ट भी करती है, इसको समताप मंडल बोलते हैं हिंदी के अंदर में। जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से, उनसे हमको प्रोटेक्ट करती है। ओजोन की लेयर आपको यहाँ मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट मीजोस्फीयर होता है, थर्मोस्फीयर होते हैं और एक्सोस्फीयर होंगे। आपको ये जानकारी होगी कि हम जब ट्रोपोस्फीयर के अंदर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर, जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन करेगा। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर हमको डिफरेंट देखने के बारे में मिलेगा। मीजोस्फीयर के अंदर फिर से हम ऊपर जाएंगे, फिर से आपको टेम्परेचर डिक्लाइन करेगा। यहाँ पे जो हमारी जो हम टीवी देखते हैं उसकी जो रेडिएशंस हैं वो यहीं से वर्क करती हैं, यहाँ सैटेलाइट के थ्रू वो वर्क करेंगी। यहाँ पे जो उनको सैटेलाइट्स के थ्रू वर्क किया जाता है एक्सोस्फीयर थर्मोस्फीयर के अंदर में। यहाँ पे आपको एक पता होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, बट कम्प्लीटली जो आयंस का जो एब्सेंस होने की वजह से जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो फील नहीं होता है। टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो फील नहीं होता है। इन सब के बारे में, इन सभी लेयर्स के बारे में हम जब हम डिटेल में रीड करेंगे 11th एंड 12th की जो बुक्स हैं ज्योग्राफी की, तो वहाँ पे हमको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मिलेगी। स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जानकारी होगी, जो हमारे जो प्लेन्स हैं वो जो क्लाउड्स जहाँ बनते हैं उनके ऊपर वाले हिस्से में उड़ते हैं। वो बेसिकली क्लाउड उनके नीचे होते हैं। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि क्लाउड्स की वजह से जो उनके जो प्लेन का जो उनका जो रास्ता है वे है उसके अंदर डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, इसकी वजह से वो लोग स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर उड़ा करते हैं। इन सब के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। हम डिटेल में इनके बारे में रीड भी करेंगे, इन सेक्शंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बेसिकली हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा लिथोस्फीयर ज़मीन का जो हिस्सा है उसके बारे में हमने देखा, कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखा, ओशियंस के बारे में हमने देखा। यहाँ पे हमने ज़मीन हाइड्रोस्फीयर के बारे में देखा कि 71% पानी है, पानी का भी जो ज़्यादातर परसेंट है वो ओशियन के अंदर है। इसी से एक बेसिक क्वेश्चन आ गया था स्टूडेंट्स, जो 7th क्लास के एनसीईआरटी में मेंशन है। इसी से एक क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर। वो पूछ लिया गया था कि सबसे ज़्यादा पानी किन में है। 3 या 4 ऑप्शन दे रखे थे और फिर पानी का वो ऑर्डर पूछ लिया गया था असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में।
तो स्टूडेंट्स हमने एटमॉस्फेयर के बारे में देखा, फिर एटमॉस्फेयर के बारे में हमने ये देखा कि यहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर है सबसे नीचे लेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। तो स्टूडेंट्स इन तीनों का जो संगम होता है, जो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, जो प्लैनेट्स में ओनली अर्थ प्लैनेट है जहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है, तो उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। तो ये सब स्टूडेंट्स हमने देखा है। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम हर अर्थ के से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप इन सब के बारे में देखिए, अच्छे से रीड कीजिए। एनसीईआरटीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।